हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। किसानों के दिल के रास्ते से होकर गुजरना बड़ा ही नेक काम है। अगर वो खुश तो आपका बिजनेस सेट। ठीक ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर एक ऐसा जुनून जिसने 4 करोड़ के निवेश को 100 करोड़ में बदल दिया। हमारी खास सीरीज बजट की बात CXO के साथ में हम बात करेंगे एग्री सेक्टर की कंपनी ग्राम उन्नति के CEO एंड फाउंडर अनीश जैन से। हेलो एंड वेलकम सर। थैंक यू। बजट आने वाला है, ऐसे में किसानों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस सेक्टर की, एग्री सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं बजट से और किसान क्या चाहता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सर, पहला हमारा ये सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट होगा, तो एग्री सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं? एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो नेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या जो बजट एलोकेशन होता है वो एक गाइडलाइन के तरीके से काम करता है बाकी स्टेट्स के लिए। किसान की जो भी एक रिक्वायरमेंट है वो एक सिंपल यही है कि कैसे उसकी आय जो है वो बढ़ सके, और बढ़ने के साथ साथ उसमें एक स्टेबिलिटी भी, स्थिरता भी एक ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं इस बार भी मानसून जो है वो अचानक से आ गया था, उसके बाद फिर काफ़ी देर तक पानी नहीं बरसा था, फिर बाद में फिर जब फसल कटने वाली थी उस टाइम पे बारिश हो गई थी, तो काफ़ी तनाव रहा है इस बार वेदर के कारण। तो एक तो यही रहेगा कि इंश्योरेंस की जो स्कीम्स बनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की काफ़ी सारी स्कीम्स बनी हैं, उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मेरे हिसाब से मतलब बजट में उतना नहीं है, तो आई थिंक मोर इज़ कि कैसे हम लोग वो किसान तक ये सही इन्फॉर्मेशन जो है वो किसान तक कैसे पहुंच सके, और उसको फिर वो आगे सही तरीके से इस्तेमाल करके इन स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सके। सेंटर ने बनाई हैं, स्टेट्स ने उनको इम्प्लीमेंट किया है, किसानों तक पहुंची हैं वो स्कीमें, लेकिन अब एक तरीके से हमारे को इन सारी स्कीमों को जोड़ना है, क्योंकि वो सारी स्कीमें अलग अलग चल रही हैं। क्या हम कोई एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, या क्या पॉलिसी लेवल पर अब हमारे को इंटरवेंशन जो करना है वो इस लेवल से करना है कि क्या ये सारी की सारी स्कीमें जुड़ करके जो किसानों को छोटे छोटे तरीकों से मिल रहा था फ़ायदा, वो सारा एक ही जगह पे मिल करके किसान अपनी आय जो है वो दुगनी कर सके, दुगनी ना भी हो तो 1.5 गुनी 2 गुनी कर सके, और उसके बाद एक स्थिरता ला सके उसमें पूरी। तो ऐसा क्या हिट फॉर्मूला लेकर आना चाहिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए? आई थिंक फॉर्मूले सारे हैं, सारे पीसेस वहाँ पे बना रखे हैं, अब उसको सबको आपस में जोड़ने वाली बात रह गई है। क्योंकि अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनी थी, तो उस पर बहुत काम हुआ था। ऑलमोस्ट हर किसान का अगर नहीं भी हुआ होगा तो हर क्लस्टर लेवल पर पूरी सॉइल टेस्टिंग हुई है, उसके बेसिस पे बहुत सारी जानकारी भी मिली है। और साथ में एक प्रोग्राम चल रहा है फर्टिलाइज़र के बेटर यूजेज के ऊपर। अब इन दोनों को जोड़ने की बात आ गई है, तो आई थिंक जो बेसिक जो स्ट्रक्चर चाहिए था, जो कहते हैं ना नींव जो रखनी होती है, नींव रख दी गई है। अब इस नींव के ऊपर एक एक पत्थर लगा करके उसमें सीमेंट लगा करके अब बिल्डिंग बनानी है बस। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किसान को और मतलब सरकार को उसके लिए किसानों के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी कृषि स्टार्टअप होता है उसको आई थिंक कहीं पर भी कस्टमर एक्विजिशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है, और कृषि में वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसान जो हैं वो सारे छोटे हैं। उनको उन तक रीच करना, मतलब जैसे अगर आपका मान लीजिए कोई एक ई-कॉमर्स का स्टार्टअप होता तो आप फेसबुक पे ऐड डाल सकते थे, आप गूगल पे ऐड डाल सकते हो। इन जनरल जो है ज़्यादातर जो किसान होंगे वो इस चैनल के थ्रू आप पहुंच नहीं सकते उन तक। तो एक एज अ स्टार्टअप जो है, अगर एक हम लोग ऐसा ही नेटवर्क बना लें जहाँ पर एक किसान जो है उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ, अगर मैं इस नेटवर्क से कुछ भी एंगेज करूँगा तो मुझे सही सलाह मिलेगी, सही सल्यूशन मिलेगा, सही प्रोडक्ट मिलेगा, टाइमली सर्विस मिलेगी। और एक जो स्टार्टअप है या कोई भी एग्रीकल्चर में कोई भी जना काम कर रहा है, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास एक वाइड कस्टमर बेस है। अब वही आ गया है कि कैसे स्टार्टअप को या कंपनीज़ को इस डिजिटल प्रोफाइल से के माध्यम से जोड़ करके एक कॉन्फिडेंस नेटवर्क बनाया जा सके, जहाँ पर किसान को मालूम है कि उसको सारी जो सुविधाएं मिलेंगी वो ठीक मिलेंगी, और ये जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको एक लार्ज मार्केट का एक्सेस मिल सके जल्दी। सर, किसानों को GST के जरिए फ़ायदा कैसे पहुँचाना चाहिए? मतलब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ना, किसान भी एक छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। और उसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है ना, या सबसे यूनिक बात जो है उसकी, कि आप अगर जैसे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम 10 साल से यही बिज़नेस कर रहे हैं। किसान जो है हर सीज़न में एक नया बिज़नेस करता है, और हर सीज़न में हो सकता है वो एक से ज़्यादा बिज़नेस करे।
जहाँ पर उसको ये नहीं मालूम है कि मेरा मार्केट क्या है, उसको ये नहीं मालूम है कि वेदर मेरे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। काफ़ी बार हो सकता है उसको सही तरीके के इनपुट्स ना मिल सके। तो एक तो ये है कि मतलब वो बिजनेसमैन है पूरा प्रॉपर जो है, वो जब इनपुट्स परचेज कर रहा है तो उस पर वो जीएसटी पे कर रहा है। जब वो खाद ले रहा है, बीज पे तो नहीं है बट खाद ले रहा है, पेस्टिसाइड्स ले रहा है, अगर मान लीजिए कुछ सर्विसेज अगर ले रहा होगा तो हो सकता है उस पर जीएसटी आ रहा होगा। तो एक तरीके से वो जीएसटी वो पे कर रहा है। लेकिन जब वो अपनी फसल बेचता है तो उसमें फिर दो तरीके की फसलें हो जाती हैं। कुछ फसलें होती हैं जिनमें जो जीएसटी एग्जेम्प्ट होती हैं, अब जैसे धान, मक्का, गेहूं, ये सारी जीएसटी एग्जेम्प्ट फसलें हैं। लेकिन अगर हम स्पाइसेस की बात करें या ऑयल सीड्स की बात करें या कुछ ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इन सारी फसलों में एक जीएसटी का कंपोनेंट आता है जो किसान को नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन एक तरीके से सप्लाई चेन में वो जीएसटी एंटर करता है कि मान लीजिए जब हम खरीदते हैं तो हम फिर उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, जब हम आगे सेल कर रहे हैं तो हम उसमें फिर जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन एक जीएसटी का कंपोनेंट आता है उसमें। ये कॉल लेनी पड़ेगी क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना आसान नहीं होगा। काफ़ी बार जब किसान भी अपना खाद बीज खरीद रहा होता है तो वो कच्चे बिल में होता है, तो कोई प्रूफ नहीं है, आप कैसे ट्रैक करेंगे। अगर आप उसको इनपुट क्रेडिट देना भी चाहते हैं तो उसका क्या ज़रिया होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वित्त विभाग के लिए, और वो एक्चुअली वित्त विभाग को ही फिगर आउट करना पड़ेगा। इस पूरे सेक्टर के लिए कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस सारे सेक्टर्स में होते हैं इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में क्योंकि ये एक बार में ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ आपकी पॉपुलेशन को जो है वो इफेक्ट करता है ऑन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, और 100% ऑफ योर पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि आप और हम जो खाना खा रहे हैं वो किसान नहीं लगाया है। तो रेगुलेशंस दोनों एंड पर होने हैं कि क्या रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम ना आए, तो स्पूरियस मटेरियल ना एंटर करे। एक टेस्टिंग लैब्स जो आ रही हैं उनका जो रिपोर्ट हो पूरा पक्का हो, क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं फॉलो, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चेन ऑफ कमांड कैसे आप डिटरमाइन करेंगे ताकि उस पर आप ट्रैक कर सकें और उसको फिर करेक्ट कर सकें। तो ये प्रोडक्शन वाले एंड पर है, लेकिन कंजम्पशन वाले एंड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अब FSSAI जो है इज़ अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल। FSSAI जो है वो आपके और हमारे कंजम्पशन वाले साइड पर वो रेगुलेशंस क्रिएट करता है एंड इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर अराउंड इट। बट एक जो इशू आ जाती है वो काफ़ी बार ये आ जाती है कि क्या फार्मर FSSAI रेगुलेशंस के अंडर में आता है या नहीं आता है। एक ये सवाल हमेशा आता है, और क्या हम उसको पुश कर सकते हैं उस वाले एंड पर। तो मे बी यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को दोनों को साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या इनपुट्स हैं जो पोटेंशियली हार्मफुल हो सकते हैं कंज्यूमर वाले एंड पर, उनको हम लोगों को धीरे धीरे प्रोडक्शन वाले साइड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि कंज्यूमर वाले साइड पर जहाँ पर हम 100% ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये और सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होने लग जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने में कितनी भूमिका निभाएगी आगे? आई थिंक बेस एग्रीकल्चर ही रहेगा हमारा। हम लोग IT में, IT सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ ग्रो कर रहे हैं, बट आज भी जो है हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड से एसोसिएटेड है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि मतलब, और हम इंडिया को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना पड़ेगा। एंड उसके दो कारण हैं। एक ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, क्योंकि हमारी 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन इसमें है। एंड हम ये नहीं चाहेंगे कि जब हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी, या हम 5 भी हम क्यों एम कर रहे हैं, वी शुड एम लार्जर, मतलब 5 के बाद हम 7 बनेंगे, 10 बनेंगे। तो ये जो 50% जो पॉपुलेशन है वो दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस। मतलब अगर वो इसके साथ, अगर वो इंटीग्रेट नहीं हुए इस पूरे सिस्टम में, तो हो सकता है यही पॉपुलेशन जो है आगे जा कर के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो वो डिस्पैरिटीज़ जो कहते हैं ना कि एक इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए, कि जितने भी सोसाइटी के सेक्शंस हैं उन सबकी साथ में ग्रोथ होनी चाहिए, एंड सभी को साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी जाकर, क्योंकि 5 ट्रिलियन जो है एक छोटा नंबर नहीं है, सिर्फ एक सेक्टर से नहीं आएगा, ये सारे सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना है। एंड आई थिंक एग्रीकल्चर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, प्लस दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वॉर्स हो रहे हैं, फूड शॉर्टेजेस आ रहे हैं कुछ जगह पे, इंडिया के पास सोल्यूशन है। हम सही जगह पर बैठे हुए हैं आज की तारीख में। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, वाटर पे हमने काम किया है, फर्टिलाइज़र पे हमने काम किया है, नई वैरायटीज़ पे हमने काम किया है। एक बार हम ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी हम फूड सप्लायर्स बन सकते हैं। एंड
एक इंटरनल इकॉनमी है, बट एक्सपोर्ट इकॉनमी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच अनिश जी हमारे ये सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप वित्त मंत्री तक आपकी सारी डिमांड पहुंच जाए। तो एग्री सेक्टर की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये आपने और हमने सुन ही लिया है। बजट की बात 100 के साथ के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।